प्रिय विद्यार्थियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 41 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, 9वें सप्ताह के 41वें व्याख्यान के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 9वें सप्ताह के पहले व्याख्यान अर्थात कालांश में आपके साथ रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 40 आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। हमारा प्रयत्न ये होता है कि हम हर व्याख्यान में कुछ नया सीखें। नित्य नया सीखने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 9वें सप्ताह में हमने वर्तनी विराम चिन्ह और उसकी सामान्य त्रुटियों पर विचार करते हुए भाषा संप्रेषण, श्रवण, वाचन, पाठन एवं लेखन कौशल तथा संक्षेपण को अध्ययन के केंद्र में रखा है। इस सप्ताह के कुल 5 कालांश में क्रमशः निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। पहला बिंदु है यानी पहला व्याख्यान होगा वर्तनी एवं विराम चिन्ह पर। दूसरा व्याख्यान होगा वर्तनी की सामान्य त्रुटियों की पहचान एवं संशोधन पर। तीसरा होगा भाषा संप्रेषण, अर्थ परिभाषा एवं उसके स्वरूप पर। और चौथा व्याख्यान होगा श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन कौशल पर। और इस सप्ताह का अंतिम व्याख्यान होगा संक्षेपण, परिभाषा, नियम और उदाहरण। 41वें व्याख्यान के लिए हमने जिस विषय का निर्धारण किया है उसका शीर्षक है वर्तनी एवं विराम चिन्ह। इस पर चर्चा करके आज हम ये जानेंगे कि वर्तनी क्या है, वर्तनी के उद्देश्य क्या है, वर्तनी के नियम क्या है, विराम चिन्ह क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके प्रयोग के नियम क्या हैं। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इन्हीं ध्वनियों को भाषिक संदर्भ में मुख से उच्चारित किया जाता है। इसे उच्चारण या बोलना कहा जाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में यानी हमारी मुख गुहा में उच्चारण के लिए नियत स्थान होते हैं। यदि इन वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो समस्या ये आएगी कि हम जब लिखेंगे तो उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। चूंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, माना जाता है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही इसमें लिखा जाता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए शुद्ध उच्चारण का अपना अलग महत्व है और उसी उच्चारण के द्वारा हम शुद्ध रूप में भाषा को लिख सकते हैं। कहने का हमारा आशय ये है कि भाषा सदैव संरक्षित की जाती है। इसके संरक्षण के लिए विविध प्रकार के अवयव का प्रयोग किया जाता है। विविध विधियां हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधि होती है वो है लिपि की। और लिपि के माध्यम से हम लिखते हैं, यानी उसके संरक्षण के कार्य को
करते हैं। दरअसल लिपियां भाषा की जो ध्वनियां होती हैं उसको व्यक्त करने का प्रतीक यानी सिंबल होती हैं। यद्यपि मुंह से निकलने वाली ध्वनियों और इसके लिए प्रयुक्त इन प्रतीकों यानी जो लिपि चिन्ह होते हैं उसमें कोई तार्किक संबंध नहीं होता है। कहने का आशय ये है कि ध्वनि विशेष के लिए निर्धारित चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं। एक ध्वनि के लिए अलग अलग भाषा में प्रयुक्त लिपि चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि चिन्ह जो होते हैं वो किसी नियम या किसी व्यवस्था के तहत नहीं निर्धारित किए जाते हैं। समय समय पर विविध कारणों से विविध भाषाओं के लिए इन लिपि चिन्हों का निर्धारण किया गया है। और इसमें जो अंतर होता है, इसमें जो वैभिन्न होता है, आप देख सकते हैं, आप जानते हैं। जैसे अगर आप हिंदी भाषा जो कि देवनागरी में लिखी जाती है तो उसके लिए एक विशिष्ट ध्वनि का प्रतीक है आ, और अंग्रेजी में इसके लिए जो सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह है वो होता है ए। हिंदी में उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना अपेक्षाकृत सरल होता है। अभी हमने आपको बताया कि जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और यह देवनागरी लिपि के कारण संभव है। यानी देवनागरी लिपि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक लिपि है। यह ध्वनियों को प्रतीकायित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, सहज रूप से अपनी भूमिका निभाती है। परंतु गौरतलब ये है कि लिपि की भूमिका के साथ साथ वर्तनी की भी भूमिका होती है। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं उसमें प्रयुक्त वर्णों के क्रम को हम वर्तनी कहते हैं। यानी शब्द में जो वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं, जो सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं, उसी के क्रम को हम वर्तनी कहते हैं या इसको अक्षरी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं कि वर्तनी को स्पेलिंग कहा जाता है और उर्दू भाषा में इसके लिए हिज्जे शब्द का प्रयोग किया जाता है। बंगला भाषा में इसे बनान भी कहते हैं। हिंदी में वर्तनी के लिए अक्षरी शब्द प्रयुक्त तो होता है, परंतु वर्तनी को ही अधिक मान्यता प्राप्त है। यानी कहने का आशय ये है कि वर्तनी ही प्रचलित शब्द है। भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम अथवा किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चरित करने हेतु वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य अक्षरों को सटीक ध्वनियों के साथ ग्रहण करके और उसको ग्रहण करने के बाद अभिव्यक्ति करने की जितनी शक्ति होती है, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ मानी जाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। तो आइए अब हम वर्तनी को उसके सटीक अर्थ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। वर्तनी शब्द वर्तन से बना है, अर्थात अनुवर्तन करना या पीछे पीछे चलना। शब्दों के शुद्ध शुद्ध लिखने की प्रक्रिया को आप जानते हैं कि वर्तनी
कहा जाता है। वर्तनी शब्द के अर्थ पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ होता है अनुसरण करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। शब्दों की ठीक और सही रूप में लिखने की यह एक क्रिया है। अलग अलग शब्दों में कहें तो लिपि चिन्हों के क्या रूप हों और उसका संयोजन कैसा हो, यह कार्य किसका होता है? यह कार्य दरअसल वर्तनी का होता है। भाषा के उच्चरित रूप या बोलने में जो कहा जाता है अथवा उच्चारित किया जाता है उसी के अनुसार लिखा भी जाता है और यही वर्तनी है। ये शब्द शिक्षा, भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी प्रयुक्ति यानी सही वर्तनी से शब्दों का सही सही अर्थ स्पष्ट होता है और इसको समझने में, स्पष्ट रूप से ग्रहण करने में भी सहायता मिलती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। वर्तनी की अशुद्धता का प्रमुख कारण उसमें एक रूपता का अभाव होता है। यानी अगर एक ही अभिव्यक्ति अथवा शब्द को अलग अलग क्रम में रख करके हम लिखते हैं तो यहाँ पर एक रूपता नहीं होती है। यानी कोई शब्द किसी के द्वारा किसी क्रम में लिखा जाता है और दूसरे के द्वारा दूसरे क्रम में लिखा जाता है तो यह एक रूपता नहीं हुई, अर्थात यहाँ पर एक रूपता का अभाव है और वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। दरअसल एक रूपता का अभाव अर्थ का अनर्थ करते हुए भ्रांतियां भी उत्पन्न कर देता है। जैसे कि बताया गया है कि वर्तनी को भाषा के एक औजार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये वर्तनी भाषा को लिखित रूप प्रदान करती है। तो स्पष्ट है कि यदि वर्तनी अशुद्ध होगी, अव्यवस्थित होगी, उसमें एक रूपता का अभाव होगा तो भाषा भी अशुद्ध हो जाएगी और जब भाषा अशुद्ध होगी तो उसका संप्रेषण भी बाधित होगा। अर्थात कहने का आशय ये है कि उसको बोलने वाला जो बोलना चाहता है वो सुनने वाले तक सही सही रूप में नहीं पहुंच पाएगा। लिपि का संपूर्णता में ज्ञान न होना, व्याकरण के ज्ञान का अभाव तथा अशुद्ध उच्चारण वर्तनी दोष का कारण होता है। जब हम वर्तनी पर बात कर रहे हैं तो उसके उपयोग पर भी हमें बातचीत करना आवश्यक हो जाता है। तो वर्तनी का उपयोग क्या है आप देखिए। वर्तनी के माध्यम से दूर रहने वाले लोगों में पत्र, संदेश आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यानी लिख करके हम वर्तनी के माध्यम से पत्र और संदेश का आदान प्रदान करते हैं। वर्तनी के माध्यम से लिपिबद्ध साहित्य और ज्ञान विज्ञान को हम देश से बाहर भेज सकते हैं। यानी साहित्य और ज्ञान विज्ञान को भी इसके द्वारा बाहर भेजा जा सकता है, यानी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तनी की सहायता से प्राचीन संचित साहित्य, ज्ञान विज्ञान का हमें लिखित रूप प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा ना हो, वर्तनी शुद्ध ना हो तो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त भी कर लेंगे तो उसे समझ नहीं पाएंगे। वर्तनी की सहायता से भाषा लिखित रूप प्राप्त करती है। यदि वर्तनी अशुद्ध हो तो स्वाभाविक बात है
कि भाषा अशुद्ध होगी, यानी भाषा का जो लिखित रूप है वो हमारे बोध में नहीं समाहित हो पाएगा। अतः आप देख सकते हैं कि ये जो इसके कार्य हैं, इससे इसकी महत्ता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। अब हम संक्षेप में इसके महत्व पर भी विचार कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्राचीन काल का संचित ज्ञान वर्तनी के द्वारा ही हमारे काम आता है, यानी जो ज्ञान है वो वर्तनी के द्वारा लिपिबद्ध होकर के पाठकों तक या जो जिसको उसकी आवश्यकता होती है उस तक पहुंचता है। और वर्तनी द्वारा संचित लिपिबद्ध ज्ञान सीमातीत होता है, कालातीत होता है। दूरस्थ अर्थात विविध क्षेत्रों में फैले लोगों तक जो आधुनिक संचार माध्यम हैं, उन संचार माध्यमों से भी सूचना पहुंचती है। अतः वर्तनी सूचना और संचार के माध्यमों में भी, विशेष रूप से जो प्रिंट मीडिया होता है, उसमें महती भूमिका निभाती है। तो आप लोगों ने इस प्रकार से वर्तनी की अवधारणा को समझ लिया होगा और वर्तनी के महत्व को भी जान लिया होगा। अब हम लोग कतिपय शब्द देखते हैं और उसकी जो वर्तनी है उस पर विचार करते हैं, अर्थात ये जो अशुद्ध वर्तनी है उसका शुद्ध रूप क्या है आप देख सकते हैं। जैसे शब्द है आर्याव्रत, इसकी अशुद्ध वर्तनी लिख दी जाती है और आकार को अकार में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो सही नहीं होती है। इसी प्रकार से आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए, आवाज़, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी है, यानी इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वो होगा आवाज़, और इसमें अकार की जगह आकार है। इसी प्रकार आकाश, आकाश, इसमें भी अगर आपने आकार की जगह अकार लिख दिया तो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। अगले जो शब्द हैं देखिए, ऋतु, उच्चारण पर ध्यान दीजिए, ऋतु। इसी प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी है पैतृक। इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है। कोट एक शब्द है, उसकी वर्तनी अशुद्ध रूप में अगर लिखी जाती है तो देखिए वो कोटी हो जाता है। आजकल, लेकिन इसका अशुद्ध रूप भी कभी कभी प्रयुक्त होता है, आजकाल। तो आप इसको भी आशा है कि समझ गए होंगे। अब हम लोग विराम चिन्हों पर विचार करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहराव के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग में भाषा की स्पष्टता दृष्टिगत होती है, यानी इसके द्वारा जो भी वक्ता कहना चाहता है और उस कथन के साथ साथ जो उसका भाव होता है वो भाव
व्यक्त होता है, लेकिन उसको विराम चिन्हों का सपोर्ट यानी सहयोग दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि विराम चिन्ह के माध्यम से भाषा तो स्पष्ट होती ही होती है, जो वक्ता होता है उसके भावों को भी समझने में सहजता होती है। विराम चिन्ह व्याकरण और लेखन में वर्ण और शब्द के सही रूप, संरचना और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी इसके माध्यम से जो भाषा है उसका रूप क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, इसके निर्धारण में विराम चिन्हों की भी महती भूमिका होती है। इन चिन्हों का उपयोग वाक्यों और पाठों को सही तरीके से समझने के साथ साथ संरक्षित करने, व्यक्त करने में मदद करता है। विराम चिन्ह वाच्य को व्यक्त करते हैं और इसको व्यक्त करने में वो अपनी महती भूमिका निभाते हुए लिखने और पढ़ने में सुधार करते हैं। यानी लिखने की जो प्रक्रिया है उसको भी सही बनाते हैं, और जब सही सही रूप में लिखा होगा तो निश्चित रूप से उसको सही सही रूप में हम पढ़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में कुछ विराम चिन्ह हैं, जैसे वह लड़का बाजार जाता है, विराम चिन्ह मेरा नाम आसिया है, यहाँ भी चिन्ह मैं लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ भी एक विशिष्ट चिन्ह है। उसने बड़ी मेहनत से परीक्षा दिया, यहाँ भी चिन्ह है, उसका परिणाम आया है। देख सकते हैं चिन्ह आज का मुख्य समाचार ये है, यहाँ भी देख सकते हैं चिन्ह स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में नई मिशन की घोषणा की है, यहाँ पर भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। वो कहाँ जा रहा है, यहाँ भी एक विशिष्ट चिन्ह है, मेरा घोड़ा काला सफ़ेद है। तो यहाँ भी एक चिन्ह है, और इन चिन्हों का जो नामकरण है या इन चिन्हों को हम किस रूप में जानते हैं, आइए एक एक करके हम उसको आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला अल्प विराम, इसका चिन्ह आप देखिए। इसका प्रयोग जो है वो उद्धरण चिन्ह के पूर्व किया जाता है। वाक्य है जैसे उसने कहा मैं उसके बारे में नहीं जानता, तो आपने देखा कि उसने कहा के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी किया जाता है, जैसे कल मंगलवार, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। दिनांक 25/1/2024 से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे क्षमा अल्प विराम, तुम आज भी घूमने नहीं गई। हाँ अल्प विराम, अस्तु के पश्चात जैसे हाँ तुम जा सकते हो। पत्रों में जो अभिवादन होता है तो उसका जहाँ पर समापन होता है वहाँ पर भी अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा जो चिन्ह है उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। आप देख सकते हैं इसका निशान। वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या
अल्प विरामों का प्रयोग हुआ हो। आप उदाहरण देखिए, जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक ओर ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। आपने यहाँ पर देखा कि जहाँ वाक्य का एक भाग समाप्त हो रहा है वहाँ पर अल्प विराम का, अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अगला भाग देखिए, दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, इसका नियम प्रस्तुत उदाहरण में इसी प्रकार से लागू होता है। अब उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे सूर्योदय हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धविराम लगा, फिर अंधकार दूर हुआ, फिर यहाँ पर उपवाक्य के बाद अर्धविराम लगा, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तो आपने, उम्मीद है कि अर्धविराम के प्रयोग को समझ लिया होगा। तीसरा जो है वो है अपूर्ण विराम या कोलन। इसका प्रयोग समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो तब किया जाता है। जैसे छोटा सवाल कोलन बड़ा सवाल। इसी प्रकार से परमाणु विस्फोट कोलन मानव जाति का भविष्य। उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। अब अगला जो चिन्ह है उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, या उसको पूर्ण विराम की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कदाचित सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला वाक्य के बाद यही चिन्ह होता है। आप देखिए कि ये कहाँ पर लगता है। वस्तुतः ये साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मजीद खाना खाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्ण विराम है। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न तो है लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं अपितु अप्रत्यक्ष है। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के जो चरण होते हैं उसके अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, पूर्ण विराम, प्राण जाए पर वचन न जाई, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न सूचक चिन्ह देखिए, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगते हैं, यानी जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ ये लगते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, उसकी कलम किसने ली, शाम विद्यालय आया या नहीं। अब अगला है संबोधक चिन्ह। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो वहाँ पर संबोधक चिन्ह लगता है। जैसे हे प्रभु, आप देखिए यहाँ चिन्ह है। अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, राजू एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया गया है। अगला है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व और तत्पुरुष समाज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख के बीच योजक चिन्ह है,
यानी दुख और सुख के बीच इसका प्रयोग किया गया है। माता पिता, प्रेम सागर, इसका प्रयोग कभी कभी पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी करते हैं, जैसे पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। इसके बाद हम लोग देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसको वाक्य के अंत में प्रयोग में लाते हैं। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, अब हम विवरण दे रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह ये लगा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोप चिन्ह। लिखते समय लेखक कुछ अंश को छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर कभी जो चिन्ह आप देख रहे हैं वो लगा दिया जाता है, अथवा डॉट डॉट का चिन्ह लगा दिया जाता है। आमतौर पर इसे 3 बार प्रयोग में लाया जाता है, जैसे तुम्हारा सब काम करूँगा, पूर्ण विराम, डॉट डॉट डॉट, बोलो बड़ी माँ, फिर हमने लोप चिन्ह लगाया है, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। तो आपने देखा इस प्रकार से जो विभिन्न विराम चिन्ह है और उसकी प्रयुक्तों को भी मैंने उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो आज हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। अंत में हम जो हमारी प्रतिदिन की प्रक्रिया है, यानी स्वमूल्यांकन की, उसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम उत्तर माला 40 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर विकल्प आ, दूसरे का भी आ, तीसरे का आ, चौथे का बा और पांचवें का दा। अब प्रश्न पर आते हैं। वर्तनी शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प आ हिज्जे, ब बर्तन, सा वर्तन, दा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, माता पिता शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? विकल्प आ योजक चिन्ह, ब प्रश्नवाचक चिन्ह, सा लोप चिन्ह, दा विवरण चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है अ ठहराव, ब रुकना, सा रुक जाना, द अन्य। तुम आज क्या खाए हो? वाक्य में चिन्ह पहचानिए। लोप चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध शब्द को पहचानिए। आवाज, आवाज, आवाजा, आवाज। तो इस प्रकार से आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपके लिए उपयोगी तो रहा ही होगा। आप हमसे अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।